हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंशु स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला पर। तो आज है 16 तारीख और कल 17 फरवरी से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स स्टार्ट है, जो कि आपके 2 दिन चलेंगे 17 और 18 फरवरी में, दो शिफ्ट में, यानी कि टोटल 4 शिफ्ट्स आपकी होंगी इस एग्जाम्स में, इस वाले एग्जाम में, है ना। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अब देखिए, वैसे तो सभी जानते हैं कि जो इंसान मेहनत करता है वही सफल होता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं 99% तो इंसान की मेहनत रहती है और 1% जो होता है वो उसका लक भी साथ देता है ना। कभी कभी आपने सुना होगा कोई 0.25 से रह जाता है एग्जाम में, कोई 0.5 से रह जाता है, तो वहां पर लक काम कर जाता है भाई इंसान का। जिसकी किस्मत में कहते हैं ना सरकारी नौकरी लिखी होती है, तो उसको वो मिलकर रहती है। तो मेरी तरफ से आप लोगों का भाग्य आपका जरूर साथ दे, और आपने अगर मेहनत की है, इस एग्जाम की तैयारी की है, तो आपको सफलता जरूर हासिल हो, है ना। तो हम अपना ऑड वन आउट चैप्टर कर रहे थे कल, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आप अपने सभी भाई बहन जो भी यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि ये उनके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक कल कवर किया था, आज 26 से हम आगे बढ़ेंगे। क्या दिया है 26 में हमें? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से संबंध नहीं रखता है? लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शेडो और भौं। तो लड़कियां जल्दी से रिलेट कर पाएंगी इस क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पर सारे मेकअप प्रोडक्ट्स इनके दिए गए हैं। लिपस्टिक एक मेकअप प्रोडक्ट है, आई शेडो भी मेकअप प्रोडक्ट ही है, आईलाइनर भी एक मेकअप प्रोडक्ट है। लेकिन ये जो भौं है हमारी, ये क्या है? हमारे एक बॉडी का पार्ट है, हमारे शरीर का हिस्सा है। तो बाकी के 3 जो हैं कैटेगरी, वो मेकअप प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन ये जो भौं है ये बॉडी पार्ट्स के अंतर्गत आती है। तो आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यहाँ पर। आगे हमें दिया गया है मार्कर, हथौड़ा, हाइलाइटर और शार्पनर। देखने में ही समझ में आ रहा है, मार्कर, शार्पनर और हाइलाइटर ये सब क्या है? ये स्टेशनरीज हैं, यानी कि हमारी लेखन सामग्रियां हैं ये। लेकिन हथौड़ा एक उपकरण है जो कि बढ़ई या फिर प्लम्बर वगैरह इन सब के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से अलग है? गुस्सा, झगड़ा, डर और हर्ष। क्या क्या वर्ड्स गिवन है हमें? गुस्सा, झगड़ा, डर और हर्ष। तो कौन सा वर्ड है जो इन सभी में से अलग है? तो आप सभी देख के समझ पा रहे होंगे कि गुस्सा, झगड़ा और डर ये सब मानव प्रजाति की क्या है? एक नकारात्मक प्रवृत्ति है। गुस्सा, डर और झगड़ा किसके अंतर्गत आती है? मनुष्य की नकारात्मक प्रवृत्तियों के अंतर्गत ये आती हैं। लेकिन हर्ष ये एक सकारात्मक प्रवृत्ति है, जो कब उत्पन्न होती है? जब हम बहुत खुश होते हैं। और ये सभी जो आपकी प्रवृत्तियां हैं ये तनाव के कारण उत्पन्न होती हैं, जो कि नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो ये जो 3 हैं, गुस्सा, झगड़ा और डर, ये सब क्या है? नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, जबकि हर्ष एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, पानी, हवा, कोयला और सूर्य, इन सभी में से कौन सा अलग है वो हमें बताना है। ठीक है, तो पानी, हवा और सूर्य ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है और कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कोयला जो एक ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक तो है लेकिन अत्यधिक दोहन करने पर ये नष्ट हो सकता है ना। कोयले को मनुष्य द्वारा भी निर्मित किया जाता है, मनुष्य निर्मित संसाधन है ये, तो ये नष्ट भी हो सकता है और मनुष्य निर्मित भी है। तो इस प्रकार से कोयला जो है वो इन सब से अलग हो जाएगा, क्योंकि पानी, हवा और सूर्य का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता और ये कभी भी खत्म ना होने वाले साधन है। वैसे तो
एक एक्सेप्शन निकल के आ रहा है कि पानी को भी अगर हम बुरी तरह से बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो पानी भी खत्म हो सकता है, लेकिन पृथ्वी जिसका 70% पार्ट ही पानी है, वहां पर पानी जो पीने योग्य पानी है वो खत्म हो सकता है, लेकिन बाकी का और जो पानी है वो खत्म नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर कोयला ऐसा संसाधन है जो नष्ट हो सकता है, बाकी के संसाधन नष्ट नहीं हो सकते। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। अब यहाँ पर तीन कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपस में रिलेट करेंगे एक दूसरे से, लेकिन एक शब्द कोई ऐसा होगा जो बाकियों से अलग होगा। देखे भाई कौन सा है। पुनः उपयोग, मतलब पुनः उपयोग का क्या मतलब है, कोई भी चीज जिसे दोबारा यूज में लिया जा सके। नेक्स्ट क्या है, पुनः चक्रण, यानी कि रिसाइकलिंग, किसी भी चीज की वेस्ट मटेरियल से नया प्रोडक्ट कोई भी बना देना। नेक्स्ट है नवीकरण, किसी भी घिसी पिटी पुरानी चीज को नया रूप दे देना। नेक्स्ट है न्यूनीकरण, यानी कि कम करना। अब भाई मैंने जो आपको अर्थ समझाए इन सभी शब्दों के, उनसे आपको समझ में आ रहा होगा कि पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और नवीनीकरण, नवीकरण, ये सभी क्या है, सिमिलर वर्ड हैं, एक ही मीनिंग दे रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं एक ही मीनिंग। लेकिन ये जो न्यूनीकरण है ये सबसे अलग मीनिंग दे रहा है। इन तीनों वर्ड्स का क्या मीनिंग था, एक ही मीनिंग निकल के आ रहा था कि किसी भी चीज का दोबारा से उपयोग करना। लेकिन न्यूनीकरण का मतलब क्या है, किसी भी चीज को कम करना, रिड्यूस कर देना। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करो। हमें एक वर्ड गिवन है SUCH, सच। अलग अलग वर्ड, अलग अलग लेटर्स जिसके अलग अलग ऑप्शंस में रखे गए हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा लेटर इनमें से सबसे अलग हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, S एक कॉन्सोनेंट है, U एक वॉवल है, C फिर से एक कॉन्सोनेंट वर्ड है और H भी कॉन्सोनेंट ही है। तो बाकी के तीन सभी A, C और D कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर जो वर्ड गिवन है U, वो क्या है, एक वॉवल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए चार चित्रों में से तीन चित्र किसी ना किसी रूप से संगत हैं, असंगत की पहचान करो। अब भाई यहाँ पर एक इमेज दी गई, उसे आप ध्यान से देखिए। इसमें जो तीन इमेजेस हैं वो आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार से मैच कर रही हैं। एक जो इमेज है वो अलग है, तो उसको फाइंड आउट कीजिए कौन सी इमेज है जो अलग है बाकियों से। देखिए ध्यान से। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये जो इमेज है, ये जो दो एरो है इनके बीच में एक लाइन है, यहाँ पर भी दो एरो है इनके बीच में एक लाइन है, लेकिन यहाँ पर जो दो एरो हैं इनके बीच में तीन लाइन आ गई हैं, यहाँ पर भी जो दो एरो हैं इनके बीच में एक लाइन है। ठीक है भाई, तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे ये सभी जो इमेजेस हैं इसमें 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, लेकिन ये वाली जो इमेज है ये 180 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी पर जो इमेज है वो आपकी सबसे अलग है। तो देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी कहाँ दिया गया है, सी, ऑप्शन नंबर सी भी सी पर ही दिया गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। दिए गए चित्रों में असंगत की पहचान कीजिए। सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना है जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट। हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। इसके जो दो पार्ट है उसे हम लेफ्ट और राइट नेम दे देंगे, ये राइट है ये लेफ्ट है। फिर यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड कौन सी होगी, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, फिर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है भाई, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सभी में, लेफ्ट साइड में जो ट्राइंगल है उसमें एक पॉइंट दिया गया है। ठीक है, सभी इमेजेस में क्या है, तीनों इमेजेस में लेफ्ट साइड में जो ट्राइंगल बन रहा है उसके अंदर एक पॉइंट दिया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत क्या है भाई, राइट साइड में जो ट्राइंगल है उसके अंदर पॉइंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दी गई इमेज बाकी की इमेज से अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 34 में भी वही इमेज में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी वाली इमेज है जो बाकियों से अलग है। किस प्रकार से करेंगे हम इसे? स्टार है, स्टार को अगर क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर से अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो सर्कल मिल रहा है, सर्कल से क्लॉकवाइज जाने पर फिर स्टार मिल रहा है। फिर स्टार है, स्टार से क्लॉकवाइज गए स्क्वायर मिला, स्क्वायर से क्लॉकवाइज गए सर्कल मिला, सर्कल से क्लॉकवाइज गए तो स्टार मिला। अगेन स्टार से क्लॉकवाइज गए स्क्वायर मिला, स्क्वायर से क्लॉकवाइज जाने पर सर्कल मिला, सर्कल से क्लॉकवाइज जाने पर स्टार मिला। फिर यहाँ पर स्टार से अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमें स्क्वायर की जगह क्या मिल रहा है भाई? सर्कल। लेकिन बाकी की सभी इमेजेस में हमें स्टार के बाद अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? स्क्वायर। और यहाँ पर क्या दिया गया है भाई? सर्कल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है? ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ और मोनोग्राफ। तो जैसा कि बार ग्राफ, बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ, इन सभी में क्या होता है? आपके स्टैटिस्टिक्स सॉरी टंग ट्विस्ट हो गया थोड़ा सा, जो आपके सांख्यिकीय आंकड़े दिए गए होते हैं उनके निर्देशों पर ये सारे ग्राफ बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोनोग्राफ क्या होता है? ये एक लेखन ग्राफ का काम करता है, लेखनी का काम करता है ना। तो ये सबसे अलग है मोनोग्राफ, ये लेखन से रिलेटेड है। जो आपका मोनोग्राफ है ना वो लेखन के उससे रिलेटेड है, बाकी सभी संख्याओं के आंकड़ों से रिलेटेड थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। निम्नलिखित अक्षरों में से असंगत की पहचान कीजिए। अब इसमें से सबसे डिफरेंट हमें बताना है क्या हो सकता है अलग। ए दिया है, एफ दिया है, ई दिया है, जेड दिया है। तो यहाँ पर अगर हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स देखें तो दो वॉवल्स हैं, दो कॉन्सोनेंट हैं, तो इससे तो हम कुछ तय कर नहीं पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 1, 6, 5 और 26। तो अगर हम यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पर भी दो इवन है और दो ऑड है, इससे भी हम कुछ तय कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं कहीं ऑप्शन में ही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दी है। क्वेश्चन नंबर 36 वही ऑप्शंस में गड़बड़ तो नहीं है। कहाँ है भाई क्वेश्चन नंबर 36? AFEZ। अच्छा जी, सही है भाई। अब देखो AFEZ सारे ही ऑप्शन यही दिए गए हैं। अब इनमें से डिफरेंट कौन सा है वो हमें बताना है। अगर हम इनकी आकृति या बनावट के बारे में बात करते हैं, जैसा कि हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट से भी फाइंड करने की कोशिश की, तो वो हमें नहीं समझ में आया क्योंकि दो वॉवल्स थे और दो ही कॉन्सोनेंट्स हैं यहाँ पर। और अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर जाते हैं, जैसे कि 1, 6, 5 और 26, तो यहाँ पर भी दो नंबर इवन गिवन है, दो नंबर ऑड गिवन है, तो यानी कि इससे भी बात नहीं बन रही है। तो फिर हम एक बार और चेक करते हैं किसी इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, हम इन्हें देखते हैं इनकी बनावट के हिसाब से। अगर हम ए की बात करते हैं, ए, तो इसमें सिर्फ एक सीधी रेखा का उपयोग किया गया है और बाकी की दो तिरछी रेखाएं हैं, यानी कि तीन रेखाओं से मिलकर ये ए का निर्माण हुआ है। दो स्लांट हैं और एक आपकी स्लीपिंग लाइन है, ठीक है। ये लाइंस के प्रकार है, स्लांट, लेफ्ट स्लांट, राइट स्लांट, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है भाई। तीन रेखाओं से मिलकर ए का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर हम एफ की बात करते हैं तो एक स्टैंडिंग लाइन और दो स्लीपिंग लाइन, यानी कि तीन रेखाओं का उपयोग हुआ है एफ को बनाने में भी।
अगर हम ई की बात करें तो एक स्टैंडिंग लाइन और 3 स्लीपिंग लाइन, 4 रेखाओं का उपयोग हुआ है ई को बनाने में। और अगर हम जेड की बात करें तो एक स्लीपिंग लाइन, एक स्लांट और एक और स्लीपिंग लाइन, 3 रेखाओं का प्रयोग हुआ है जेड को बनाने के लिए। तो यहां पर सभी ए, एफ और जेड, ये जो तीनों अक्षर हैं, इन सभी को बनाने में 3 रेखाओं का प्रयोग किया गया है, जबकि ई को बनाने में 4 रेखाओं का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृतियों में से असंगत आकृति की पहचान कीजिए। अब भाई यहां पर देखिए, एक ट्रायंगुलर शेप गिवन है, ठीक है, यहां पर ये कुछ डॉटेड सा है और ये एक सर्कल टाइप का बना दिया है। स्क्वायर शेप गिवन है, पेंटागन शेप गिवन है, 5 भुजाओं वाला, ठीक है, और यहां पर एक कुछ सिलेंडर टाइप का स्क्वायर है, शायद ये स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर नहीं सॉरी, ये एक रेक्टेंगल है 4th नंबर पर आपका। लेकिन रेक्टेंगल में क्या है, आपकी डॉटेड लाइन ये 2 बार दी गई है ना। तो बाकी इमेजेस में क्या है, डॉटेड लाइन जो एक सीधी रेखा है ये सिर्फ 1 बार दी गई है, लेकिन इस आकृति में ऑप्शन नंबर डी वाली जो आकृति है, इसमें ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको कितनी बार दी गई है, नीचे भी दी गई है और ऊपर भी दी गई है ना, 2 बार दी गई है। बाकी की आकृतियों में सिर्फ 1 बार दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन 4 आकृतियों में से विषम को पहचानिए। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत दिनों मतलब काफी टाइम से, पिछले सेशन में भी हमने इस टाइप के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले सॉल्व किए थे और इसमें भी 2-4 सवाल कुछ इस प्रकार से कर चुके हैं हम, तो पहचानने में काफी आसानी होगी। ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज जा रही है, ये डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये घड़ी के विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में भी क्लॉकवाइज ही जा रहा है एरो। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे यहाँ पर अलग है, क्योंकि सी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो को टर्न किया गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से विषम आकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या दिया गया है। सर्कल है, ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है, 3 आपको आकृतियां दी गई हैं और यहाँ पर एक डॉट भी गिवन है जो 3 आकृतियों में आपको ट्रायंगल के अंदर दिख रहा होगा, लेकिन एक आकृति ऐसी है जिसमें आपको रेक्टेंगल के अंदर दिख रहा है। ये जो डॉट की अगर हम बात करें तो ये बाकी आकृतियों में ट्रायंगल के अंदर है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ये डॉट स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सबसे डिफरेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कुछ अक्षर गिवन है, इनमें से सबसे अलग अक्षर हमें पहचानना है। कौन कौन से शब्द अक्षर हमें दिए गए हैं, बी वाई एफ जेड ए। तो ये सारे के सारे जो अल्फाबेट है आपके, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कॉन्सोनेंट्स के अंतर्गत। बी वाई एफ और जेड क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जबकि ए एक ऐसा लेटर है जो क्या होता है, वॉवल होता है। ठीक है भाई, ए क्या होता है, वॉवल होता है, बाकी के सारे लेटर्स को क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सबसे डिफरेंट हो जाएगा। देखेंगे भाई ई कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में हमें ई गिवन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे और यहाँ पर फिर से वही लेटर्स का खेल है, एफ टी यू वी डब्ल्यू। तो यहाँ पर भी सारे लेटर्स आपको कॉन्सोनेंट्स गिवन है, सिर्फ एक यू को छोड़कर, सिर्फ एक यू को छोड़कर सारे ही लेटर्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हमें सी गिवन है ना। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप फिर आपने यहाँ पर सी देखा तो आप ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शन वो चुनना है जहां पर जिस ऑप्शन में आपको सी लिखा हुआ दिखे।
आपको ऑप्शन नंबर सी नहीं चुनना है, आपको ये चुनना है कि सी किस ऑप्शन में लिखा गया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ हमें सी गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई 4 आकृतियों में से कोई 3 निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न आकृति को हमें चुनना है कि कौन सी आकृति है जो इन सब से अलग है। तो भाई देखेंगे तो क्या पाएंगे, ये जो एरो है ये किस प्रकार से टर्न हो रहे हैं, ये सभी घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। जैसे अगर ये इस तरफ है, इसको घड़ी की दिशा में यदि घुमाएंगे 2 बार तो ये इस तरफ आ जाएगा, फिर इसको घड़ी की दिशा में हमने घुमाया तो ये इस तरफ आ गया। लेकिन ये वाला कैसे, ये घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया गया। अगर इसको डायरेक्ट उठा के इस प्रकार से रख दिया जाए तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम के आया है। और चेक करेंगे, इसको यदि घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। फिर इसको यदि हम यहां से शुरुआत करेंगे, इसको घड़ी की दिशा में घुमाया तो ये आया, इसको घड़ी की दिशा में घुमाया तो ये आया, लेकिन इसको यदि घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। कहां से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, इसको यदि हम घड़ी की नहीं नहीं नहीं, ये वाला यहाँ से स्टार्ट नहीं है, ये वाला इसको यदि घड़ी की दिशा में घुमाएंगे यहाँ से, नहीं ये तो उल्टी डायरेक्शन में। एक बार फिर से चेक करेंगे, घड़ी के शायद ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ये वाले। इसको यदि ऐसे घुमाएंगे तो चेक कीजिए एक बार आप लोग भी, इस वाले में थोड़ा सा मैं अटक गई हूँ। यहाँ से हम ऑप्शन नंबर डी में एक बार चेक करते हैं, हो सकता है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सबसे अलग हो, इसलिए वो मैच नहीं कर रहा है। अगर इसको हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये बन जाएगा, इसको घड़ी की दिशा में घुमाया तो ये बना, और अगर इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाया तो ये इमेज आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर चारों घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ से हुआ। इसको यदि हम घड़ी की दिशा में 2 बार घुमाएंगे तो ये फिगर हमें मिल जाएगी, और इसको यदि हम घड़ी की दिशा में, इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो हमें ये वाली फिगर मिल जाएगी। लेकिन इसको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे जब हमें ये इमेज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 इमेजेस को लगातार घड़ी की दिशा में घुमाकर चौथी इमेज को घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया गया है ना। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में 3 तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज, 3 इमेजेस क्लॉकवाइज घूम रही हैं और एक इमेज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। और लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सारी की सारी इमेज ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। डी में सारी इमेज क्लॉकवाइज घूम रही है, लेकिन और बाकी के ऑप्शन में क्या है, 3 इमेज क्लॉकवाइज घूम रही हैं और एक इमेज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे ऑड नंबर हमें यहाँ पर छांटना है कि क्या होगा, क्या क्या नंबर हमें दिए गए हैं देख लेंगे एक बार। 9876, 8765, 5432, 7653। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप नंबरों को देखेंगे तो समझ पाएंगे, 9 के बाद में 8 आता है, 8 के बाद में 7 आता है, 7 के बाद में 6 आता है। उसी प्रकार से 8 के बाद में 7, 7 के बाद में 6, 6 के बाद में 5 आ रहा है। ठीक है, एक सीक्वेंस में डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ये सारे नंबर्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, 5 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 2 आता है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 7 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 5 आता है, लेकिन 5 के बाद क्या आता है भाई, 4 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो बाकी सभी नंबर्स में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली सीरीज फॉलो हो रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सा शब्द दूसरे शब्दों से संबंधित नहीं है। क्या क्या दिया गया है हमें, वर्ग, पेंटागन, हेक्सागन और कोण। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं। हेक्सागन यानी कि 6 भुजाओं वाला षटकोण, 6 भुजाओं वाली आकृति को क्या बोलते हैं, षटकोण बोलते हैं। पेंटागन यानी कि 5 भुजाओं वाली आकृति। लेकिन ये जो कोण है, ये तो एंगल किसी भी
यहाँ हम इसका एंगल फाइंड आउट कर दे, इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों आकृतियों के मध्य क्या कोण बन रहा है उसे हम निकाल सकते हैं। ये कोण इन सभी आकृतियों से अलग है, मतलब ये कोण कोई आकृति नहीं है, किसी भी शेप का नाम नहीं है कोण, और ये बाकी सभी क्या है, शेप के नेम गिवन है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कोण सबसे अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है? बैठना, खड़े होना, सोना और रोना। अब देखिए, बैठना, खड़े होना और रोना, ये सभी क्रियाएं हम कब कर सकते हैं? जब हम चेतन अवस्था में होते हैं। लेकिन सोना एक कैसी क्रिया है? अवचेतन अवस्था वाली क्रिया है, तो यहाँ पर सोना सबसे डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। कौन सा अक्षर दूसरों के समान नहीं है? ए यू डी ओ, क्या दिया है? ए यू डी और ओ। आप सभी जानते हैं ए यू और ओ वॉवल्स हैं, जबकि डी एक कॉन्सोनेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करेंगे, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? कान की बाली, कंगन, चूड़ियां और चश्मा। तो आप सभी जानते हैं कान की बाली, कंगन और चूड़ियां ये सभी ऑर्नामेंट्स होते हैं जो लेडीज द्वारा पहने जाते हैं, जेवर जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में। तो ये कान की बाली, चूड़ियां और कंगन ये सभी जेवर हैं, लेकिन चश्मा कोई ऑर्नामेंट्स में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करेंगे 48 क्वेश्चन, कौन सा शब्द दूसरे शब्दों से संबंधित नहीं है? किनारे, पक्ष, चेहरे, शीर्ष। किनारे, पक्ष, चेहरे, शीर्ष। अब देखिए इसमें प्रश्न में छोटी सी गड़बड़ है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, दो वर्ड्स जो हैं वो कुछ अलग थे यहाँ पर, उन्हें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या वर्ड्स हैं यहाँ पर, कौन से शब्द आ जाएंगे। पक्ष की जगह भुजाएं और सतह, यहाँ पर आपकी भुजाएं आएगी पक्ष की जगह, और चेहरे की जगह आपका आ जाएगा सतह। तो किनारे, भुजाएं, सतह और शीर्ष, तो ये सब क्या है, किस प्रकार से ये जो किनारे हुए, ये किनारे किसी भी चीज के, ये कॉर्नर, ये देखो पहले मैं आपको एक आकृति बनाती हूँ तब आपको समझाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर हमने एक आकृति ले ली घन की, तो किनारे क्या हुए, ये तो किनारे हो गए है ना, ये सारे कॉर्नर हो गए, और क्या है, सतह, ये सारे फलक हो गए इसके। शीर्ष, शीर्ष के शीर्ष इसमें आते हैं भाई, शीर्ष, शीर्ष सही वर्ड दिया है क्या, क्या अलग दे रखा है कुछ, इसका इंग्लिश में दिया गया होगा वर्टेक्स। अच्छा शीर्ष, इसमें हो सकता है ऑप्शन नंबर डी शीर्ष ही अलग आंसर हो, क्योंकि भुजाएं एक घन, अगर जैसे हमने एक 3D शेप लिया घन, तो ये किनारे, भुजाएं और सतह ये तीनों क्या है, इसका एक पार्ट है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी में शीर्ष दिया है ये इसका पार्ट नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। घन के सभी पार्ट क्या होते हैं, ये किनारे, ये जो किनारे हैं ये, भुजाएं ये, और सतह ये जो इसके फेस हैं ये क्या होगा, सतह। लेकिन ये जो शीर्ष है ये इसका एक पार्ट नहीं है, तो फिर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विषम युग्म को पहचानिए, पति पत्नी, पिता पुत्री, चाचा भतीजी और माँ बेटा। अब यहाँ पर आप देखने पर पा रहे होंगे कि सभी के बीच एक जनरेशन का गैप हो रहा है। सभी ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर जितने भी सभी ऑप्शन हैं उन सभी में एक जनरेशन का गैप हो रहा है, लेकिन पति पत्नी एक ऐसा जोड़ा दिया गया है जो कि सेम जनरेशन में आने वाले लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भाई, ये क्या हो गया, इमेज क्लियर नहीं है, मैं आपको इमेज बना के देती हूँ क्लियर, इसकी इमेज मैं आपको क्लियर बनाती हूँ। अभी इमेज में कुछ गड़बड़ हो गई है, देखो भाई, इस प्रकार की कुछ ये इमेज है जिसे मैं बनाए देती हूँ, प्रिंटिंग में थोड़ी सी अलग ये हो गई है, सर्कल है फिर यू है उल्टा,
यहाँ पर स्क्वायर है और उल्टा यू है, एल है, यहाँ आई। इस प्रकार से नहीं, फिर चेक करेंगे क्या क्या है। स्क्वायर है, एल एल है, और आई। तो इस प्रकार की इमेजेस हमें दी गई हैं, जिसमें से सबसे अलग इमेज हमें फाइंड आउट करनी है कि कौन सी इमेज सबसे अलग है। तो ये आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के सभी इमेजेस में चारों आकृतियां अलग अलग दी गई हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इकलौता एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 स्क्वायर और 2 एल दिए गए हैं, जो कि उल्टे हैं, जबकि बाकी सभी में क्या दिया गया है भाई, यू भी दिया गया है और आई भी दिया, मतलब ये यू नहीं है, जो कुछ भी है यू जैसी आकृति है तो मैंने उसको यू नाम दे दिया है, और ये जो सीधे डंडे वाली आकृति है इसको आई नाम दे दिया है। तो ये जो 2 आकृतियां हैं वो इस वाले में मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे डिफरेंट इमेज जो है वो ऑप्शन नंबर सी की है। आगे बढ़ेंगे, उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो चेक कर लेंगे, पहले में हमें 3 ट्राइंगल दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं, तो इसलिए 3 ट्राइंगल दिए गए हैं। स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 स्क्वायर दिए गए हैं। अगेन एक और ट्राइंगल दिया गया है, 3 भुजाएं हैं तो 3 ट्राइंगल है। लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, एक पेंटागन का इमेज हमें दिया गया है, इसमें 5 भुजाएं हैं लेकिन इमेज कितनी है, 2 ही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी बाकियों से भिन्न है, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन में जितनी भुजाएं हैं उतने ही इमेजेस हैं। ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं तो 3 ट्राइंगल हैं, स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं तो 4 स्क्वायर हैं। अगेन ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं तो 3 ट्राइंगल हैं, लेकिन पेंटागन में 5 भुजाएं होती हैं और इमेज हमें सिर्फ 2 ही दी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो आप देख के समझ पा रहे होंगे भाई कौन सी भिन्न है। यहाँ पर ये जो दोनों ही आकृति हैं एक दूसरे के अपोजिट बनाई गई हैं, वाटर इमेज आपको दिया गया है सभी का, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी की इमेज है उसमें वाटर इमेज नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। क्या क्या शब्द हमें दिए गए हैं, चूहा, मगरमच्छ, सांप और छिपकली। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मगरमच्छ, छिपकली और सांप क्या है, सरीसृप में आते हैं, सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं, लेकिन चूहा जो है वो स्तनधारियों के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए चूहा सभी से डिफरेंट हो जाएगा। उस शब्द को चुनें जो बाकियों से अलग है, चमेली, आम, गुलाब और कमल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं चमेली, गुलाब और कमल क्या है, फूलों की प्रजातियों हैं, फूलों की प्रजातियां हैं, या फिर यूं कहेंगे फूलों की श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं ये। लेकिन आम क्या है भाई, फल है। चमेली, गुलाब और कमल क्या है, फूल हैं, लेकिन आम एक प्रकार का फल है, तो आम सबसे अलग हो जाएगा। आगे चेक करेंगे, सेब, चेरी, स्ट्रॉबेरी और गेंदा। यहाँ पर ये तीनों फल हैं, सेब, चेरी और स्ट्रॉबेरी क्या है, फलों के नाम है, लेकिन गेंदा एक फूल है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक है हमारा। तो सभी बच्चों को जिनका कल एग्जाम है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट मेरी ओर से। और आप में अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगता है मेरा, तो वीडियो को जरूर आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। अभी तो यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला था, इसलिए मैंने यूपी पुलिस की ये सीरीज चलाई थी। बाकी सभी एसएससी वगैरह जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए मैं रीजनिंग आपका यहाँ पे कंटिन्यू करवाऊंगी। और यहाँ तो ये टाइम कम था इसलिए मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करवाई है। मैं बेसिक से जितने भी आपके सारे सभी चैप्टर्स होते हैं रीजनिंग में, उनका सभी का बेसिक्स पहले कवर करवाऊंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी सभी चैप्टर्स की। तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके इस चीज का। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।